हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग 2021 आप किसी भी अगर स्टेट से हो, चाहे बिहार, झारखंड, राजस्थान, यूपी, किसी भी स्टेट के आप हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जो है आप रीजनिंग की क्लास आज में 50 के 50 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। आप अच्छे से बैठ जाइए, कॉपी पेन अपने हाथ में ले रहिए और इसको सॉल्व करिए। लेकिन हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि निम्न में से अलग कौन है, यानी कि इन चारों में से विषम कौन है, भिन्न कौन है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग अपना जो है आंसर देना शुरू कर दीजिए, और जो लोग जुड़ चुके हो वो अपने आंसर को देना शुरू कर दीजिए। आंसर देने से क्या होगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पनीर, मक्खन, दूध और दही में से कौन सा भिन्न है, आपको बताना है। चलिए, तो मैं देर नहीं करूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध। रीजन इसका क्या है, क्योंकि जो पनीर होता है और जो मक्खन है और जो दही है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो दूध से मिलकर बनते हैं। समझ में आई बात? इसलिए इसमें जो दूध है वो अलग हो जाएगा, बाकी पनीर, मक्खन और दही आपके अलग हो जाएंगे। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में से जो भिन्न है वो दूध है। रीजन आपको पता लग गया क्यों? क्योंकि पनीर, मक्खन और दही तीनों जो हैं दूध से मिलकर बनते हैं। बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है वो है कि जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है, उसी प्रकार से रेंगना किससे संबंधित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बता दीजिए। पूरे 50 क्वेश्चन है, आप जल्दबाजी ना करिए, आराम से अपने आंसर दीजिए। आपको मैं 20 सेकंड का समय दूंगा, आप सॉल्व करिए। चलिए, तो बहुत सारे लोगों के आंसर आना शुरू हो चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर क्वेश्चन की, तो आपको पता है जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है, उसी प्रकार रेंगना। अब इस चारों आंसर में कौन रेंगता है भाई? गौरैया तो रेंगती नहीं है, यानी रेंगता कौन है? मगरमच्छ। तो आपका मगरमच्छ राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ओणम केरल से, तो कौन दूसरे से संबंधित है? यानी जिस प्रकार से ओणम आपका केरल से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा? चलिए बता दीजिए। चलिए, क्रिसमस ईसाई, भांगड़ा पंजाब, कथक उत्तर प्रदेश या बिहू असम। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अब इसमें क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहू असम। यानी कि जिस प्रकार ओणम जो है केरल में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय त्यौहार है, उसी प्रकार जो बिहू है वो असम में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय त्यौहार है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पाखंड, ईमानदारी, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में क्या सही है? जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कभी कभी और प्रायः। यानी कि जैसे जो पाखंड और ईमानदारी, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। एक दूसरे के ये दोनों क्या हैं? विलोम हैं। कौन कौन से? पाखंड और ईमानदारी। उसी प्रकार से कभी कभी प्रायः का विलोम है, ठीक है। ये विलोम से संबंधित था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बता दीजिए। तो हिटलर जर्मनी, उसी प्रकार से ये चार क्वेश्चन हैं, चार ऑप्शन आपके पास में है। बताइए इसमें से कौन सा संबंधित है। जैसे हिटलर जर्मनी से संबंधित है, वैसे ही आपको इसका ऑप्शन में ढूंढ के बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा मुसोलिनी, इटली। यानी जैसे हिटलर जर्मनी से संबंधित है, उसी प्रकार से जो मुसोलिनी है वो आपका इटली से संबंधित है, ठीक है। जो आपका हिटलर था वो जर्मनी का एक शासक था, उसी प्रकार जो मुसोलिनी है वो भी इटली का एक शासक था, यानी राजनेता था। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा इसमें, चलिए इसमें आपका लिखा हुआ है
कि यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके पहले ऑप्शन दिखा देता हूं, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, और ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, और कार को स्कूटर कहा जाता है, तो स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो हम लोग पहुंच जाते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिस पेपर हैं, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए ये क्वेश्चन हैं। चलिए तो हम लोग ऑप्शन की तरफ पहुंच जाते हैं। ये रहा हमारा ऑप्शन, ये देख लीजिए, ए बस, बी ट्रैक्टर, सी कार और डी रेल। आपको ये बताना है कि खेत जो है किससे जोता जाता है। हम लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसीलिए आपको थोड़ी समस्या हो रही है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। चलिए ये देख लीजिए, यदि रेल को बस कहा जाता है, यानी हमें इस प्रकार की क्वेश्चन में हमें की पॉइंट पकड़ना है। की पॉइंट का मतलब हमें क्या है, खेत जोतने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब देख लीजिए, अगर हम बात करें यहां पर खेत जोतते हैं, तो खेत हम किससे जोतते हैं? ट्रैक्टर से जोतते हैं, तो हमें ट्रैक्टर ढूंढ लेना है। यानी ट्रैक्टर को क्या कहा जाता है? ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। इसलिए हम लोग खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? खेत जोतने के लिए हम लोग कार का प्रयोग करेंगे। तो आप देख लीजिए इसमें कार ऑप्शन में कहां है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमें खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग होगा, और आपने देख लिया कि उस पूरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि खेत जोतने के लिए हमको ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, और ट्रैक्टर को उन्होंने क्या कहा था? कार कहा था। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यानी कि आपको पता है कि डायरेक्शन और डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर। आप लोग इसको कॉपी और पेन में तुरंत बनाना स्टार्ट करिए अपना डायग्राम। बाकी मैं अभी डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसको हमें करना है। बहुत बढ़िया। सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब मैं इसको हम सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब इसमें कहा गया है, आप इसको ध्यान से देखिए पहले इस क्वेश्चन को। हालांकि स्पेस का मैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते। इन्होंने कहा कि सोहन उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम डायरेक्शन का आप डायग्राम बनाओगे तो ऊपर आप नॉर्थ का बनाओगे, नीचे आप साउथ का बनाओगे, और आप अपनी बाएं साइड में आप बनाओगे पश्चिम का यानी वेस्ट का, और अपने दाएं साइड में आप बनाओगे ईस्ट का। अब इन्होंने कहा है कि सोहन जो है उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, यानी उत्तर हमारा ऊपर की दिशा में है, यानी 10 किलोमीटर सोहन चला। फिर ये कह रहा है कि वहां से वह क्या करता है। आप देख लीजिए, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा कि क्वेश्चन दिख जाए आपको। चलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सोहन क्या करता है, अब मैंने क्या कहा था कि हमें फिगर बनाना है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे को साउथ, बाएं में वेस्ट और दाहिने में ईस्ट। इन्होंने ये कहा कि सोहन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 किलोमीटर चला। उसके बाद में फिर वह वापस दक्षिण की ओर आ जाता है, कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। यानी गया यहाँ पर, मान लो वो पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर वो नीचे वापस आ जाता है, और कितने किलोमीटर वो नीचे वापस आ जाता है? 6 किलोमीटर वो वापस आ जाता है। उसके बाद में वो क्या करता है कि वह फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, यानी पूर्व कहां पर है? इस साइड में, तो पूर्व की ओर कितना चला जाता है वो? 3 किलोमीटर। अब हमको ये बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से, यही तो हमारा प्रारंभिक बिंदु था, यहां से ये कितनी दूरी पर है। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक हमारी 3 किलोमीटर है,
ऊपर इतना ये 6 किलोमीटर है और पूरा हमारा 10 किलोमीटर था, यानी कि ये वाला पॉइंट कितना बचा है, ये बचा है 4 किलोमीटर। तो ये 4 और ये 3, तो यानी कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 5 किलोमीटर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार इसको फिर से भी देख लेता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आप इसको ये देख लीजिए, मैंने यहाँ बना दिया, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट। जो सोहन है वो पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी इतना यहाँ से यहाँ तक लेकर 10 किलोमीटर हो गया। फिर वो नीचे दक्षिण की ओर वापस आ जाता है। कितने किलोमीटर वापस आ जाता है, 6 किलोमीटर। इसका मतलब जब 6 वापस आ गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची, 4 किलोमीटर बची। अब क्या करते हैं कि जब वो 6 किलोमीटर वापस आ जाता था तो वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला जाता था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, 3। अब ये पूछा गया कि प्रारंभिक बिंदु से, यानी यही तो हमारी प्रारंभिक बिंदु थी, यहां से अब यहां पहुंच गया, इसके बीच में दूरी कितनी है ये हमको बताना था। तो आपको पता है अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, तो 16 और 9 25, और उसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं इसको अलग से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। आज मैं प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूं कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। यहां पर इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहां पर आपको कुछ आपको दिए रहेंगे 4 से 5 तक, इसको आप पहले एक क्रम में सेट करिए और जो क्रम आप सेट करोगे वो इन चारों में से आपको आंसर उसका देना होगा। चलिए बताइए सभी लोग, जो लोग पहले पढ़ चुके हो इस टाइप के क्वेश्चन वो इसका जवाब दीजिए, जो नहीं पढ़ चुके हो उनको मैं अभी बता दूंगा कि ये कैसे करना रहता है क्वेश्चन आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग बताइए। चलिए, तो आपको पता है कि अब इसमें 5 चीजें दी गई हैं, जिला, गांव, राज्य, तहसील और राष्ट्र। अब आप हमको ये बता दीजिए कि सबसे पहले इनमें से कौन आता है। सबसे पहले जाहिर सी बात है गांव आएगा। क्या आएगा, गांव आएगा हमारा सबसे पहले। गांव के बाद में हमारा क्या आएगा, गांव के बाद हमारा आएगा तहसील। तहसील के बाद हमारा क्या आएगा, तहसील के बाद हमारा आएगा जिला। जिला के बाद क्या आएगा, राज्य। और राज्य के बाद क्या आएगा, राष्ट्र। यानी 2 4 1 3 5। क्या कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। 2 4 1 3 5 बिल्कुल ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अब ये दोबारा क्वेश्चन आपको इस टाइप का एग्जाम में मिलेगा तो आप क्या कर ले जाओगे, बिल्कुल कर ले जाओगे, आप बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। चलिए, यहां पर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर भार संबंधित है किलोग्राम से तो उसी प्रकार इस 4 ऑप्शन में कौन सा किससे संबंधित है। ये समरूपता के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको बताना होता है कि एक टाइप दिया होता है, दूसरा टाइप उसी तरीके से आपको बताना होता है कि जिस प्रकार भार संबंधित है किलोग्राम से उस प्रकार से इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। सभी लोग कमेंट करिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर मुझे उम्मीद है आपने आ गया होगा। तो भार जो है किलोग्राम से, यानी कि भार का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। उसी प्रकार दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर होता है। क्या ये चीज समझ में आ गई है सबको। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर सबको समझ में आ गई है तो नीचे यस टाइप करिए कि यस यस यस, सभी लोग टाइप करिए अगर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। सभी लोग यस 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 लिखिए, जितने भी लोग हो सभी लोग यस लिखिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हमको क्वेश्चन करने हैं, 50 के 50 क्वेश्चन। चलिए, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन फ्री के नंबर देख के जाते हैं किसी भी एग्जाम में। यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सभी लोग लगाइए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं बता देता हूं, देखो इन्होंने कहा है कि यदि आज बुधवार है
तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना है रवि प्लस 25/7, यानी जिस दिन के बाद, जितने दिन के बाद की बात किया जाए उनका दिन और बटे 7। मैंने बटा 7 क्यों किया है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको पता होगा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो जब आप 25 को, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर लिखा है कि यदि आज बुधवार है तो आगामी, क्योंकि मुझे रविवार के बाद से बताना है, मुझे बुधवार से कोई मतलब नहीं रखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रविवार प्लस 25/7। और जब 25 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो हमें शेष कितना मिलेगा, तो हमें बेटा शेष मिलेगा 4। 7 त्रिक 21 यानी 4 हमें शेष मिलेगा। तो रविवार में आप 4 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, रविवार में आप 4 ऐड करोगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए और आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज ये दिन है, इसके 60 दिन बाद क्या दिन होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस दिन में 7 से डिवाइड कर देना है और जो शेष आएगा, यानी कि जो शेष आएगा उतने दिन हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का हर बार एग्जाम में बीएड में आया है। यदि आज रविवार है, यानी जो रविवार है इससे 25 दिन के बाद का हमें दिन देखना है, तो 25 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें शेष कितना मिलेगा, 7 त्रिक 21 यानी 4 शेष मिल जाएगा। तो रविवार में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं, यानी रविवार में 1 2 3 4 हम ऐड कर देंगे, तो ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर सभी लोगों को समझ में आ गया तो नीचे लिख दो यस यस यस, सभी लोग लिखते चले आइए। अगर सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यस 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 लिखते हुए चले आइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग यस 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 लिखते हुए आइए। सभी के कमेंट में रीड कर रहा हूं, आप जल्दी से यस 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 लिखिए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है फल सब्जी सेब, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको इसमें से बताना है कि फल सब्जी और सेब का वेन डायग्राम कौन सा है, बताइए। चलिए तो मुझे आप लोगों का आंसर आने लगा है। चलिए तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्यों, क्योंकि जो सभी सेब होते हैं, सभी जो सेब होते हैं वो फल में के अंदर आ जाते हैं, लेकिन सब्जी जो है ना तो वो फल से संबंधित है और ना ही वो सेब से संबंधित है। क्या सेब और सब्जी का कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सब्जी ये वाला हो जाएगा, यानी कि जो आपका सब्जी है ये अलग हो जाएगा और जो सेब है वो फल के अंदर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैथ भी आ जाते हैं, यानी मैथमेटिकल जो रीजनिंग होती है उस टाइप का क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस में आ जाते हैं। तो घबराना नहीं, अभी मैं बता दूंगा, आपका सही आ जाएगा। लिखा है का ने खा को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेच दी और खा ने गा को 25% मुनाफे में बेची। यदि गा ने 1500 का भुगतान किया तो का को उसने कितना भुगतान किया था। आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। चलिए चलिए लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग सॉल्व करिए। चलिए तो इसको अगर हम बताएं, इसमें क्या करना था, देखो मान लो कार ने किसी साइकिल को, हमें क्या बताना है, कार ने कितने भुगतान किया होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया एक्स। मैंने क्या लिख दिया, मैं इसको फिर से देख लेता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया एक्स। मैंने ये लिखा कि जो एक्स है वो 20% मुनाफे पे बेच रहा है, यानी कि वो हो जाएगा 120/100। उसके बाद में जो खा है उसको 25% मुनाफे पर, यानी 125/100। और ये टोटल कितने रुपए पे कर रहा है, 1500 रुपए पे कर रहा है। ठीक है, 1500 रुपए पे कर रहा है। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 25 पंचे 125 हो जाएगा। एक सेकंड, यहां पर दिख नहीं रहा होगा आपको तो मैं यहां पर कर लेता हूं थोड़ा सा। चलिए मैं यहां पर कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस ढूंढ लेता हूं। देखो का ने क्या किया था, मैंने मान लिया कि का ने एक्स पर लिया, उसने उसको 20% लाभ पर बेचा, यानी 120/100। और उसने जो है खा ने गा को बेचा था 25% लाभ पर, यानी 125/100। ठीक है, और बराबर हो जाएगा, उसने 1500 रुपए दिए। यहां तक क्लियर कर लेते हैं। 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और इस 3 को आप काटोगे तो यहां पर 500 हो जाएगा,
इस 500 को आप 5 से काटोगे तो 100 हो जाएगा, और ये 10 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो 100 दहाम 1000 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेशन है थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? जल्दी लगाइए आप लोग। चलिए यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपको डेली इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहां पर जब दोनों सिरों से 12वें स्थान पर है, यानी कि लेफ्ट साइड से भी 12वें पर है, इसका मतलब यहां पर कोई व्यक्ति है, और इधर से भी वो 12वें स्थान पर है, और इधर से गिनने पर भी वो 12वें स्थान पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके इधर भी 11 लोग होंगे और इसके इधर भी 11 लोग होंगे, तभी तो इधर से गिनने पर 12वां और इधर से भी गिनने पर 12वां, यानी टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं? तो आप कहोगे भैया 11 ये और 11 मिलाकर 22 और ये किए 23, यानी पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 23 लोग हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अगर समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो नीचे एस 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 लिखना टाइप करिए, एस 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 लिखता है शुरू कर दीजिए। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति दोनों सिरों से 12वें पर है, ये मान लो वो व्यक्ति है और ये 12वें पोजीशन पर है, तो इधर भी 11 होंगे तभी तो 12वां होगा, और इधर भी 11 होंगे तभी 12वां होगा, तो टोटल मिलाकर कितने लोग हो गए? 23 लोग नहीं हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस, R का अर्थ भाग तथा S का अर्थ गुणा हो तो इसका मान बताइए। सभी लोग नीचे टाइप करिए। यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस, R का अर्थ भाग तथा S का अर्थ गुणा हो तो दिए गए समीकरण का मान बताइए। चलिए इसको टाइप करते हैं हम लोग, लगाना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा बेटा आपका 16, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां पर हो जाएगा 16। इन्होंने कहा है कि जो S का अर्थ होता है, यहां पर देखिए S का अर्थ होता है गुणा, तो हम यहां पर गुणा लिख देंगे, उसके बाद में 60, और R का अर्थ इन्होंने बताया भाग, R का अर्थ इन्होंने बताया भाग, तो भाग के बाद हम लगा देंगे 10, और इन्होंने ये बताया है कि Q का अर्थ होता है माइनस, तो यहां पर मैं माइनस का 6 कर दूंगा। एक सेकंड में इसको नीचे करता हूं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले इस चीज को कि P का अर्थ होता है प्लस, मैं यहां पर लिख देता हूं P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है माइनस, R का अर्थ है भाग और S का अर्थ है गुणा। ये चीज इन्होंने बता दिया है। अब हम इसको टाइप करते हैं, सुनिए। अब यहां पर मैं लिख देता हूं इसके नीचे ही, S का अर्थ क्या है? गुणा है, R का अर्थ क्या है? भाग है, Q का अर्थ क्या है? माइनस है, और P का अर्थ क्या है? प्लस है। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लोग भाग, इसमें एक भागयोग का मेथड होता है, सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं। तो आपको पता है कि 60 भागे 10 लिखा है, तो 60 को हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और बीच में गुणे का निशान लगा, यहाँ पर गुणे का निशान लगा ना, और हम 60 को 10 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद Q के बाद कौन सा निशान लगा है? माइनस का 6 और प्लस का 7। अब भाग के बाद हम गुणा करते हैं, तो 16 और 6 का आप भाग करोगे तो 96 आ जाएगा, और 96 में आप 6 घटाओगे तो 90, और 90 और 7 97, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको लगा दूं, चलिए मैं फिर से लगा देता हूं इसको। देखो यहां पर आपका हो जाएगा 16, मैं यहां पर लगा देता हूं 16, S का अर्थ हो जाएगा आपका गुणा, R का अर्थ हो जाएगा भाग यानी 10, Q का अर्थ हो जाएगा माइनस, और P का अर्थ हो जाएगा प्लस। अब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में मैं भाग करता हूं, तो हमेशा हमें भाग ही करना है। तो 60 को आप 10 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे 96 हो जाएगा, 96 में से ये 6 जाएगा तो 90, और 90 में 7 ऐड करोगे 97। ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जितने लोगों को ये क्लियर हो गया वो नीचे यस 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 लिखते हुए चले आइए, सभी लोग नीचे यस लिखते हुए चले आइए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग नीचे यस लिखिए ताकि आपका ये क्लियर हो गया हो। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को NCVX JX से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा? बताइए, सभी लोग लिखिए। सभी लोग लिखिए। चलिए, तो अब सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया है, तो आप लोग देख लीजिए, जिसका नहीं आया है वो लोग इसको देख ले कैसे लिखा जाता है, देख लीजिए। अब आप देखिए यहां पर, देखो यम के बाद आ गया यन, तो डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा, यानी ई जो है इन दोनों ऑप्शन में नहीं, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद में ए के बाद सी, यानी ए के बाद बी का गैप है, फिर सी आ गया है। ऐसे ही ओ के बाद में पी का गैप होगा और क्यू आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए वाला ऑप्शन सही है, हमें और भी आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? यहां पर यम है, यम के बाद यन आया, ऐसे डी के बाद में ई आएगा, ए के बाद में हमारा सी आया है, यानी बी बीच में गायब हो गया है। ऐसे ही ओ के बाद में पी गायब हो जाएगा, क्यू आएगा, और क्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन करिए। यानी कि आपको यह बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क जो लगा है इसकी जगह पर क्या आएगा, बताइए। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों का आ गया होगा आंसर। तो इसमें देखिए, कुछ नहीं करना था इसमें, FGH के बाद में IJK के, उसके बाद में LMN OPQ, तो आगे क्या हो जाएगा? RST। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। सभी लोग नीचे यस यस टाइप करें अगर सबको समझ में आ गया है। FGH IJK LMN OPQ, तो आगे क्या आएगा? RST। बहुत बढ़िया। चलिए, उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और आ गया है कि राम ने एक बिंदु X से सीधे बिंदु Y तक 50 मीटर की दूरी तय की। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? लिखिए। सभी लोग टाइप कर, सभी लोग लिखें, लगाएं इसको सभी लोग अपनी कॉपी में। जिसका नहीं होगा उसको मैं बता दूंगा। चलिए, तो हम इसको बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे लगाना है। अब सुनिए, अब सभी लोग ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। सुनिए, मैं यहीं कहीं पर लगा देता हूं। सुनिए, मान लो कि कोई बिंदु एक x था। यहां से राम ने क्या किया कि y तक 50 मीटर चला। यहां पर कोई बिंदु है और यहां तक वो 50 मीटर चला। ठीक है, यहां तक उसने कितने मीटर चले? 50 मीटर चला। यहां पर कोई बिंदु x है और यहां पर y, और इसके बीच में वो चला 50 मीटर। क्लियर है? वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर, यानी कि जब यहां पहुंच गया y पर, ये y है और ये x है, तो ये दाहिनी ओर मुड़ गया और कितने मीटर चला? ये 50 मीटर चला। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, यानी अब वो फिर से दाहिनी ओर मुड़ गया। यानी कि ये बेटा 50, यहां से यहां तक तो 50 हो गया, यानी उसके बाद भी उसको कितना चलना पड़ा? 10 मीटर उसको और चलना पड़ा। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर, यानी अब वो फिर दाईं ओर मुड़ गया। तो आप देख रहे हो दाईं ओर अगर वो इधर की तरफ आ रहा तो उसका दायां किधर होगा? इधर होगा। और ये यहां से यहां तक अगर 50 मीटर की दूरी है तो यहां से यहां तक भी कितने मीटर की दूरी होगी? 50 मीटर की दूरी होगी। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है, यानी प्रारंभिक बिंदु ये है और वो इंसान अब कहां पर खड़ा है? यहां पर खड़ा है। तो हमको ये बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आपको पता है कि जब यहां से, ये देख लीजिए, यहां से यहां तक की ये दूरी 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक की भी वो दूरी कितनी होगी? 10 मीटर ही तो होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पहला वाला। चलिए,
क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। सूचना केंद्र से मुझे 10:45 पर ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूटी है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना, अगर आप सोच ले जाओगे तो दिमाग से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। सूचना केंद्र से मुझे 10:45 पर ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूटी है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा? देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना था। एक बात बताइए हमको, जैसे कि मुझे ये पता लग गया, जैसे मान लो 10:45 पर मैं कहीं पहुंचा और मुझे ये पता लग गया कि भैया अभी 25 मिनट हुआ है और बस छूट गई, इसका मतलब कि जो बस छूटी होगी वो 10:20 पर छूट गई होगी। ये बात पहले बताइए, क्लियर है? 10:20 पर बस छूट गई होगी। अब हमें यह बताना है कि अगली बस कब छूटेगी, और आपको पता है कि जो बस है वो हर 5 घंटे पर आती है, तो 10:20 के बाद 5 घंटा अगर हम ऐड करेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 3:20। अरे आप जोड़ लो भैया, 10 से 5 घंटा अगर आप ऐड करोगे तो 3 ही तो बच जाएंगे, और 20 मिनट ये है, तो 3:20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बताइए सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में अगर आ गया है तो नीचे आप यस 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 लिख दीजिए, सभी लोग जिसको भी समझ में आ गया है। चलिए, अगर 10:45 पर बस जो है हमें पता लगा कि 25 मिनट पहले छूट गई, इसका मतलब बस कितने समय छूट गई होगी? 10:20 पर, और अगली बस जो है छूटने के 5 घंटे बाद आती है, तो 10:20 में अगर हम 5 घंटा ऐड करेंगे तो 3:20 हो जाएंगे। अगला लिखते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन काफी बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ये जो है वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 19, 20 और 21। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वेन डायग्राम से ही लगेंगे, और मैं आपको जो है यहां पर दे दिया गया है, यहां पर देख लीजिए पहले आप, कि जो यहां पर इन्होंने कहा है कि त्रिभुज जो है गांव की युवाओं को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित को, और वृत्त जो है बेरोजगार लोगों को दर्शाता है। तो आपको निम्न के उत्तर देने हैं। मैं बगल में फिगर लगा देता हूं, अब आप आराम से इसके उत्तर दीजिए। चलिए, आप लोग आराम से उत्तर दीजिए इसके। गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है, आप इसके उत्तर दीजिए। गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है, आप इसको उत्तर दीजिए इसका। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर इसमें आ गया होगा। आपको बताना है गांव में शिक्षित बेरोजगार लोगों का। चलिए, तो आप ये देख रहे हो कि यहां पर जो आपका क्या दिया गया है, त्रिभुज जो है गांव के लोगों को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित को, और वृत्त जो है बेरोजगार लोगों को। अब आप इसमें देख लीजिए, हमें बताना है गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, तो आपको पता है कि ये जो है एजुकेटेड हैं, यानी कि त्रिभुज जो है गांव के युवाओं को दिखाता है, ये जो है ये गांव के युवा को दिखाता है, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद में वर्ग जो है शिक्षित को, वर्ग ये आपका है, ये आपका शिक्षित लोगों को दिखाता है। उसके बाद में जो वृत्त है ये बेरोजगार लोगों को दिखाता है। क्लियर है? ये आपका बेरोजगार लोगों को दिखाता है। और हमें जो बताना था वो दिखाना था कि गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, गांव में जो है शिक्षित हों और बेरोजगार, तो यहां पर सिर्फ 5 ही एक ऐसी चीज है जिसमें ये तीनों फिगर टच हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 5 ही ऐसी चीज है जिसमें तीनों चीजें टच हो रही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में गांव वाले भी लोग आ रहे हैं, शिक्षित वाले भी लोग आ रहे हैं, और बेरोजगार लोग भी आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद अगला अगर हम बात करें कि गांव में शिक्षित युवाओं को दर्शाया गया है, अगले क्वेश्चन में शिक्षित युवाओं को दिखाया गया है, यानी कि मुझे गांव में वो लोग चाहिए कि जो बेरोजगार ना हो। समझ में आई बात? लगाइए आप लोग। गांव में हमें शिक्षित युवाओं की जरूरत है, बेरोजगार लोगों की जरूरत नहीं है। बताइए जल्दी से। चलिए,
तो गांव में अगर हमें बेरोजगार को हटा देना, और बेरोजगार वाला कॉलम हमारा कौन सा था, आपको पता है कि वृत्त ना हो, क्योंकि वृत्त हमारा क्या है, बेरोजगार है, तो हमें इसको बाहर कर देना है, हमें इसको बाहर कर देना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो वृत्त है वो बेरोजगार वाला है। और हमें क्या बताना, हमें सिर्फ गांव में शिक्षित युवाओं के बारे में बताना है, यानी कि क्या हो, हमें ऐसा फिगर लेना है जिसमें गांव वाला भी आ जा रहा हो और शिक्षित भी आ जा रहे हों। तो आप बताइए, सिर्फ हमारे पास यही 6 है कि जिसमें हमारे शिक्षित वाला भी आ रहा है और गांव वाला, यानी मुझे ये वाला भी आ रहा है फिगर और ये वाला भी फिगर आ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन, गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाया गया है। अब इसमें बताइए आपको क्या है, यानी गांव के बाहर, यानी हमें अब इसमें गांव नहीं लेना है। समझ में आ गई बात, इसमें हमको गांव नहीं लेना है, यानी मुझे त्रिभुज की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी ऐसे बेरोजगार युवाओं को लेना है कि जो क्या हो, शिक्षित हों। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। अब देखिए, हमें गांव नहीं लेना था, यानी मुझे त्रिभुज नहीं लेना, मुझे इसका काम नहीं है, हमें इसका बिल्कुल भी काम नहीं है, हमें इसको हटा देना है। यानी हमें क्या लेना है, हमें शिक्षित भी लेना है और बेरोजगार भी लेना है, यानी हमें शिक्षित और सिर्फ बेरोजगार की जरूरत है। तो यानी कि अगर आप देखो तो जो 4 आपका है, ये जो 4 आपका है, ये शिक्षित भी है, और इस 4 में जो ये है, जो आपका सर्किल दिख रहा है, यानी ये बेरोजगार को दिखाता है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला। तो इससे 3 क्वेश्चंस थे, एग्जाम में आए थे प्रीवियस ईयर में, तो आपको उम्मीद है कि ये बिल्कुल सही हो गया होगा आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा गया है कि 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, दिए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सही है। आपको ये कथन देना है और कथन के बाद में आपको निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष में आपको क्या क्या दिया गया है आप देख सकते हो, मैंने बगल में लगा दिया है निष्कर्ष। निष्कर्ष में दिया गया है कि सभी गार्बेज स्पैम है, कुछ स्पैम मेल नहीं है, और ऑप्शन में है केवल पहला अनुसरण करता है, केवल मतलब निष्कर्ष पहला और दोनों अनुसरण करते हैं, ना तो पहला ना तो दूसरा, और केवल दूसरा अनुसरण करता है। चलिए बता दीजिए सभी लोग। चलिए तो मैं इसको बनाना शुरू करता हूं। चलिए, सभी गार्बेज जंग हैं। चलिए इधर देख लेता हूं मैं थोड़ा सा, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। सभी गार्बेज, मैंने क्या कर दिया है, सभी गार्बेज को मैंने गा से लिखा है, सभी गार्बेज जो हैं वो जंक हैं, यानी कि मैंने क्या लिख दिया है यहां पर, जंक लिख दिया है। कोई जंक जो है वो मेल नहीं है, कोई भी जंक जो है मेल नहीं है, सभी जंक जो हैं वो स्पैम है, तो मैंने ये लिख दिया कि सभी जंक जो हैं वो स्पैम है, मैंने एसपी से लिख दिया है। अब आपको निष्कर्ष देखना है, निष्कर्ष में क्या कहा गया है कि सभी गार्बेज जो हैं वो स्पैम है, तो बिल्कुल सही है, सभी गार्बेज जो हैं वो स्पैम के अंदर आ रहे हैं, तो पहला वाला जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा बताया गया है कि कुछ स्पैम जो है वो मेल नहीं है, यानी कि जो कुछ स्पैम है वो आपके मेल नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर हम 22 नंबर के इस दूसरे वाले निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें आपका जो है दूसरा वाला, यानी कि जो दूसरा वाला है जो है वो मेल नहीं है, यानी कि जो कुछ स्पैम है वो मेल नहीं है। तो आप देख सकते हो, मेल स्पैम की मैं बात करूं, यहाँ पर स्पैम बन गया है, तो कुछ स्पैम जो है वो मेल नहीं है, तो ऐसा जो है कहीं पर श्योरिटी नहीं है, यानी श्योरली नहीं कहा गया है इसके लिए, यानी कि ये अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही है, यानी दूसरा जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए, यानी दूसरा जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष पहला सही है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षरों का चयन कीजिए।
चलिए, तो इसके राइट आंसर की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखो आपको क्या लिखा है कि यहाँ पर जी लिखा है, जी के बाद एच, यहाँ पर के लिखा है, के बाद यल, यहाँ पर ओ लिखा है तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पी है, यानी मुझे इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपका राइट आंसर आ जाएगा 23A। चलिए 24 की बात करते हैं। निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु तो दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग लगाइए इसको। अनुपस्थित का आप इसमें चयन करिए कि यहाँ पर जो अनुपस्थित है क्वेश्चन मार्क लगा है, इस जगह पे कौन सी चीज आएगी। तो चलिए मैं देर ना करते हुए इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 27 गुणे 3 कितना होता है, 81 होता है। अब इन्होंने क्या किया है कि 81 में से 27 को माइनस कर दिया है और 54 आ गया है। समझ में आई बात। ऐसे इन्होंने क्या किया है, 31 को 3 गुना किया है, गुणा यानी 93 हो जाएगा, और 93 में से जब ये 31 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 62 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 62। मैं फिर से एक बार समझाऊंगा इसको, सुनिए। इन्होंने पहले क्या किया, 27 गुणे 3 कितना हो गया, 81, और फिर इन्होंने 81 में से 27 को माइनस कर दिया है और कितना हो जाएगा, 54, ये हो गया। अब 31 गुणा 3 93 हो जाएगा, और 93 में से आप 31 को घटाओगे तो आपका 62 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें जबकि रीना जो है दाईं ओर से 18वें स्थान पर हैं। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। सभी लोग अपने कॉपी पेन में इसको लगाएं जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो मैं इसको बता देता हूं आपको। विद्यार्थियों की कक्षा में विनोद जो है बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। थोड़ा सा मैं जगह लूंगा यहां पर ताकि आपको समझा सकूं मैं अच्छे से। देखो, विनोद जो है वो बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, यानी कि मैंने मान लिया कि जो विनोद है वो बाईं ओर से, यहाँ पर विनोद है 5वें स्थान पर बाईं तरफ से, यानी इसके तरफ 4 लोग होंगे और यहाँ पर 5वें स्थान पर विनोद होंगे। जबकि रीना जो है दाईं ओर से 18वें स्थान पर, मैंने ये मान लिया कि रीना जो है वो दाईं ओर से 18वें स्थान पर, यानी कि इधर 17 लोग होंगे। क्लियर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद जो है वो बाईं ओर से 17वें स्थान पर 7वें स्थान पर हो जाता है। यानी कि अब आप खुद देखिए, अगर विनोद अपना स्थान बदलेगा तो 7वें स्थान पर हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में 1 लोग रहे होंगे। क्या कौन रहे, कितने लोग रहे होंगे, 1 लोग। तो 5 ये 6, यानी यहां पर जब विनोद पहुंचेगा तो 7वें नंबर पर हो जाएंगे। अब आपको बताना है कि पंक्ति में कितने लोग थे। तो 17 लोग ये, एक ये 18, एक ये 19 और 5 इधर, यानी कितने लोग टोटल हो गए, 24 लोग हो गए। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सुनिए, जो विनोद था वो इधर से 5वें स्थान पर है, यानी कि इधर कितने लोग रहे होंगे, 4, और यहां पर विनोद आ गया 5वें नंबर पर। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो रीना थी वो दाएं से 18वें स्थान पर, यानी इधर 17 लोग रहे होंगे और रीना ये 18वें स्थान पर। अब इन्होंने कहा है कि अगर विनोद अपना जगह बदल ले, यानी विनोद हो जाता है रीना के जगह पर और रीना हो जाते हैं विनोद के जगह पर, तो बाएं स्थान से विनोद 7वें पर। तो विनोद 7वें पर कब पहुंचेंगे, जब ये 4 और ये 5, यानी एक यहां पर कौन आ जाएगा, 6, तो इधर विनोद 7वें पर। यानी ऐसे करके जब आप ऐड करोगे तो 17, एक 18, एक 19, एक 20 और 4 24 लोग इस पंक्ति में हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर और बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये है। इसमें कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर, तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में ABCDEFGHIJK, यानी कि बाएं छोर से के आ जाता है, और इसके बाएं 8वें, यानी के भी बाएं 8वें, तो आपको पता है 11 और -8 कितना कर देंगे, एक सेकंड,
बाएं से 11वां, उसके भी बाएं 8वां, तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3। यानी कि मुझे चाहिए बाएं से तीसरा, और बाएं से तीसरा वर्णमाला में क्या आता है ए बी सी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। बताइए, सभी लोग इसका राइट आंसर बता दें क्या होगा और कैसे लगता है ये जी। राइट आंसर टाइप करिए सभी लोग। चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। लगाइए, कोई बात नहीं, क्लास लंबी हो रही, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से लगाइए, हम लोग सारे काम इसको करेंगे आज। 50 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हमको। चलिए, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सुनिए, यहां पर आपका 10 लिखा है, यानी ये हो गया है 2 3 6 और 4 10। उसके बाद 45 है तो 10 गुणे 4 प्लस 5 45 हो जाएगा। उसके बाद में 231 है तो 45 गुणे 5 और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर देख लीजिए 231 हो जाएगा, फिर 231, एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहां पर कर देता हूं, 10 हो जाएगा। पैंतालीस हो जाएगा। ऐसे इन्होंने किया है 45 गुणे 5 प्लस 6 231, 231 गुणे 6 प्लस 7 1393। तो ऐसे ही हमको कुछ नहीं करना है, हमें करना है 1393 गुणे का 7 और प्लस का 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1393 गुणे 7 और प्लस का 8, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 9759। आप देख लीजिए कुछ है नहीं इसमें, 2 गुणे 3 धन 4, 10 गुणे 4 धन 5, 45 गुणे 5 धन 6, उसके बाद में 231 गुणे 6 प्लस 7 और 1393 गुणे 7 प्लस 8, और आपका आ जाएगा 7959। कुछ क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं, थोड़े स्क्रीन में प्रॉब्लम है, इतनी जो है आ नहीं पाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन, 5:30 बजे से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई समकोण बनाती है? चलिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इस क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर देखो आगे जो है पीछे वाला हम देख लेंगे, जिसमें भी बटे का 11 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो 2 2 बटे में 11 है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आगे देखता हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इनको मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई पर ऐड करने के बाद जिसके भी लास्ट में 0 आ जाए वो आपका राइट आंसर। देखो 11 3 33 और 33 और 7 40, तो 40 के लास्ट में 0 आएगा, बिल्कुल हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 11 3 33 और 33 5 38, यानी इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। बात खत्म, आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज बराबर 28 लिखा जाता है और वाराणसी बराबर 25, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा? टाइप करिए सभी लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर हम बताएं तो सुनिए, कुछ था नहीं। देखो प्रयागराज में टोटल कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड है, यानी 28 लिखा है, तो 9 त्रिक 27 और 1 28। वाराणसी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 त्रिक 24 और 1 25। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 त्रिक 21 और 1 22। लखनऊ में कितने वर्ड हो जाएंगे? 22 वर्ड हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए तुरंत ही। चलिए, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए, पहले एक बार सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे लग जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। एक लिखा हुआ कि एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये।
चलिए, आपको मैंने ऑप्शन नीचे ही दे दिया है, आप देख लीजिए। एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया है, अगले दिन प्रातः 4 बजे कितने समय ये दर्शाएगी? चलिए, तो इसका मैं राइट आंसर आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसको समझाऊंगा। पहले देखो, आपको पता है कि 24 घंटे में ये 30 मिनट आगे हो जाती है, यानी कि 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर अगले दिन 4 बजे तक टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? यानी 16 घंटा हो जाएगा, अगले 16 घंटा हो जाएगा। तो जब ये 24 घंटा, मैंने हटा दिया है इसको ऑप्शन को, अगर मैं बात करूं यहां पर 24 घंटे में अगर वो 30 मिनट आगे हो जाती है तो 16 घंटे में कितना आगे होगी? तो आप कहोगे सर 30/24 और गुणे का 16। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 4 छंग 24, 4 चौक 16 और 6 पंचे 30, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा, एक सेकेंड, हमारे पास में क्या आएगा सॉल्व करने पर, देख लीजिए, 30/24 गुणे 16, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 4 छंग 24 हो जाएगा और 6 पंचे 30, यानी 5 गुणे 4 हमारे पास 20 मिनट, यानी कि 16 घंटे में वो 20 मिनट आगे हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि 4 बजे हमारी घड़ी 4 बजे नहीं दिखाएगी, क्या दिखाएगी? 4:20 दिखाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हम लोगों का 4:20 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है? अब बताइए, इसमें से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है? देखो, हमें मोलर के लिए यम की जरूरत है, एम भी हमें मिल जाएगा इसमें। देखो, यहां यम चाहिए, यहां भी यम है, ओ भी हमें मिल जाएगा, ओ यहां है, यहां भी हो जाएगा, एल भी हमें मिल जाएगा, ए भी हमें मिल जाएगा और आर भी, यानी मोलर तो बन जाएगा। अब बात करते हैं लोकस की। लोकस में यल मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, यस लोकस भी बन जाएगा। अब बात करते हैं सोलेस की, SOLAC, यानी ई नहीं मिलेगा, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि सोलेस में ई है और इसमें कहीं भी हमें ई नहीं मिलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चुनिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोग आगे अभी लगा भी चुके हैं हम लोग। चलिए बताइए, जिला और तहसील वाला जो क्वेश्चन था, चलिए चलिए, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। कैसे? सबसे पहले आप कहीं बीज डालोगे, बीज से पौधा बनेगा, पौधे से पत्ती आएगी, पत्ती से लकड़ी बनेगी और लकड़ी से मेज बनेगा। यानी सबसे पहले आप बीज डालोगे, बीज से पौधा, पौधे से पत्ती, पत्ती से लकड़ी और लकड़ी से मेज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। निम्न में से भिन्न का चयन करें, बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री और किसान। बताइए, निम्न में से भिन्न का चयन करें, बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री और किसान। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान। क्यों हुआ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बढ़ई, कुम्हार और मिस्त्री ये किसी ना किसी चीज को बनाते हैं। जैसे बढ़ई फर्नीचर बनाता है, कुम्हार जो है बर्तन बनाता है, ऐसे मिस्त्री गाड़ियों को बनाता है या कोई भी चीज बनाता है, लेकिन किसान कोई चीज बनाता नहीं है, यानी किसी के निर्माण में सहायक नहीं होता है। चलिए, एक लड़के के फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग दिमाग लगाइए, आ जाएगा। सभी लोग दिमाग लगाइए। एक लड़के के फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? चलिए, तो मैं बता दूं, आप खुद इसमें दिमाग लगाइए, आप इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि एक लड़के के फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी उसकी माँ का पुत्र, इकलौता अगर पुत्र है तो वो स्वयं हो गया, और उसका पुत्र यानी उसका बेटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सुरेश है उसके पिता से संबंधित है। किससे संबंधित? पिता से। खुद सोचिए, मेरी माँ, ये मेरी माँ हो गए, इसका इकलौता पुत्र यानी मैं खुद हो गया, और इसका पुत्र यानी ये मेरा बेटा हो गया, तो मैं इस बेटे का क्या निकला? पिता ही तो निकला। चलिए,
अब यहां पर कथन और निष्कर्ष के एक क्वेश्चन और आ चुके हैं। चलिए सभी लोग लगाइए। सभी शेर चूहे हैं, मैं आपको बना देता हूं कि सभी जो शेर हैं वो चूहे हैं। एक सेकेंड, सभी शेर यानी सभी लायन चूहे हैं यानी कि रैट। कुछ बिल्लियां जो हैं वो शेर हैं यानी कुछ बिल्ली जो हैं वो क्या है, शेर है यानी कैट जो है कुछ लाइन में आती है। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, बिल्कुल सही है। बिल्ली का कुछ पार्ट ये वाला जो बिल्ली है वो चूहे में अंदर आ रहा है, तो आपका पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है। कोई चूहा बिल्ली नहीं है, बिल्कुल हटाइए। हमें नहीं का कोई भी ऑप्शन नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव में है, तो हम नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं ले सकते, इसलिए इसका पहला जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, 5 पुस्तकें ABCD तथा E हैं। CD के ऊपर रखी है, EA के नीचे है, DA के ऊपर है और BE के नीचे रखी है। कौन सी पुस्तक बीच में है, बताइए। चलिए इसको क्रम में आप लगाइए, सभी लोग लगाइए इसको क्रम में। CD के ऊपर रखी है, EA के नीचे है, DA के ऊपर है और BE के नीचे रखी है। कौन सी पुस्तक बीच में है? अब देखिए इसको हम लगा देते हैं, क्योंकि नीचे इसमें स्पेस भी मिल चुका है बढ़िया से लगाने लायक। चलिए इसको हम बात करते हैं। 5 पुस्तकें ABCD तथा E हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 5 पुस्तक हैं। C जो है D के ऊपर रखी है, यानी जो C है वो D के ऊपर रखी हुई है। E जो है A के नीचे रखी हुई है। D जो है A के ऊपर है, यानी जो D है वो A के ऊपर रखी हुई है। और E जो है वो A के नीचे थी। अब इसको हम सही कर लेते हैं, एक सेकेंड। जो C है वो D के ऊपर है और D को संबंधित करिए। D जो है A के ऊपर है, जो D है वो A के ऊपर है। और E की बात करें तो E जो है A के नीचे है, तो यहाँ पर E हो जाएगा। ठीक है, ABCD। अब कौन सा बचा है? सिर्फ एक बचा है कि जो B है वो E के भी नीचे है, यानी कि जो B है वो E के भी नीचे है, यानी हमारा ये क्रम बन जाएगा CDAE और B, ये बन जाएगा हमारा CDAEB। तो हमें ये बताना था कि कौन सी पुस्तक बीच में, तो बीच में कौन सी पुस्तक है, तो A हमारी जो है वो बीच में पुस्तक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। अब ये प्रैक्टिस पेपर है, इसलिए इसमें ज्यादा स्पेस हमने छोड़ा नहीं है। अब जब प्रैक्टिस पेपर आप लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें पूरा जिस प्रकार से था उसी प्रकार से मैंने ले लिया है इसको। मैंने कोई काट छांट इसमें की नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रैक्टिस पेपर थे, उसी को मैंने आपको बता दिया है। चलिए, शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। शर्मा जी का उस लड़के से क्या संबंध है? शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है? वैसे मजा आ रहा होगा सभी लोगों को। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक तो करिए दीजिए वीडियो को। ठीक है, अब अभी हम लोग के पास 11 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी हमको 11 क्वेश्चन करने, और ये 11 क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो भाई सीधी सी बात है, दिमाग लगाओ अपने। शर्मा जी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ की पोते की, यानी मेरी माँ के पोते, यानी कि क्या हो जाएगा? मेरा लड़का और उसकी पत्नी है, यानी बहू, तो क्या हो जाएगी? बहू। तो यानी शर्मा जी उस लड़के से कैसे संबंधित है? तो ससुर। समझ में आ गई बात? क्योंकि यह लड़की मेरी माँ के पोते, तो मेरी माँ का पोता यानी मेरा लड़का ही हुआ ना, और उसकी पत्नी यानी मेरी बहू हुई, तो मैं कौन हुआ? उसका ससुर ही तो हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी, अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं, जबकि 25 जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? लगाइए, ये भी वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। चलिए बताइए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन ये भी है। चलिए तो मैं वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। सुनिए, यहां पर स्पेस तो है नहीं, लेकिन मैं देख लेता हूं। देखो 50 व्यक्ति हैं, मैंने ये वेन डायग्राम बना दिया। इसमें से ये जो आपका पॉइंट आता है, ये जो बीच में जहां पे कटिंग हो रही है, यहां पर क्या है? दोनों भाषा है, यानी कि 25 लोग ऐसे हैं
जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। उसके बाद में एक तरफ हम हिंदी वाला बनाए हैं और एक तरफ मैं इंग्लिश वाला बनाया हूँ। हिंदी क्या है, हिंदी अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं। 35 जो है हिंदी बोल सकते हैं, तो जब 25 लोग दोनों बोल सकते हैं तो इधर कितने लोग बचे, 10 लोग। और टोटल कितने व्यक्ति थे, 50। तो 10 लोग ये और 25 लोग ये मिलाकर 35 हो गए, तो बचे कितने, 15। यानी 15 लोग क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लान में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये बताइए आप। जीके जीएस की क्लास भी डेली चल रही है। आप लोग अगर चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं यहाँ पर बीएड एंट्रेंस को लेकर। आप लोग घबराएं नहीं, हर एक क्लास मिल रही है आपको। चलिए, अब सूर्योदय आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब आपको कोई भी डायरेक्शन बनाना हो तो ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, बाएं को वेस्ट और इधर ईस्ट। तो सूर्योदय के समय भाई जाहिर सी बात है पूरब दिशा की ओर सूरज आएगा, रोशनी उसकी इधर की तरफ आएगी। और दो लोग खड़े थे, एक विक्रम और एक शैलेश। विक्रम की परछाई जो है ठीक उसके बाएं हाथ की तरफ पड़ रही है, यानी कि जब इधर कोई आदमी खड़ा है और उसके बाएं हाथ की तरफ अगर कोई परछाई पड़ रही है, इसका मतलब जो विक्रम था वो ऐसे खड़ा है और एक दूसरे की तरफ पीठ करके लोग खड़े हैं। तो यानी एक लोग उधर देख रहे हैं और एक लोग नीचे देख रहे हैं, एक लोग ऊपर और एक लोग नीचे देख रहे हैं। क्लियर है? तो विक्रम की परछाई बाएं तरफ यानी इस साइड की तरफ पड़ रही है, यानी कि विक्रम ऊपर की ओर देख रहा है और जो दूसरा है यानी कि कौन, शैलेश, वो नीचे की ओर देख रहा है। आपको ये बताना कि शैलेश किस दिशा की ओर देख रहा है। तो नीचे की जो दिशा है उसको दक्षिण बोलते हैं, तो दक्षिण दिशा की ओर शैलेश देख रहा था। ठीक है, इसको आप दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन्होंने भाई सूर्योदय है, मान लो पूरे दिशा की तरफ से रोशनी आ रही है, इधर से अगर रोशनी आ रही है और ये बताया गया कि परछाई जो है विक्रम की वो बाएं की ओर पड़ रही है, तो भाई बाएं की ओर परछाई अगर मैं इधर की तरफ मुंह करके खड़ा हूंगा तभी तो मेरे बाएं की दिशा की ओर परछाई पड़ेगी। यानी विक्रम जो है ऊपर की ओर मुंह किए है और दोनों एक दूसरे से पीठ की पीठ मिलाकर खड़े हुए हैं। तो यानी अगर विक्रम ऊपर की ओर देख रहा है तो शैलेश जो है वो किधर देख रहा होगा, नीचे की ओर देख रहा होगा। और नीचे का डायरेक्शन मैंने क्या बताया है कि ऊपर का नॉर्थ और नीचे का साउथ, यानी कि शैलेश किस दिशा की ओर देख रहा था, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था। चलिए, निम्न में से विषम को चुनिए। बताइए, निम्न में से विषम को आपको चुनना है, आप बताइए इसका विषम क्या होगा। चलिए, ये तो इजी होगा, मुझे लग रहा है आप कर ले जाओगे तुरंत ही। देखो आगे से जब वीडियो आएगी तो आपको बड़ी बड़ी यानी कि जगह भी मिल जाएंगी सॉल्व करने के लिए हर एक चीज, क्योंकि इसमें क्या था, मैंने पूरा प्रैक्टिस पेपर उठा लिया है तो इसमें सॉल्व करने की जगह नहीं बची है। ठीक है, तो जो भी आपको परेशानी हुई है वो अगले वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। रीजन क्या है इसका, क्योंकि 81 जो है ये स्क्वायर है, बाकी की सारी चीजें जो हैं स्क्वायर नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो आपका 28 भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 4 और 5 9। बिल्कुल मैं आपकी बातें उससे सहमत हूं, लेकिन 28 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो उसमें जो आधिकारिक रूप से माना गया है वो 81 को ही माना गया है। क्लियर है, इसलिए मैं 81 को ही बता रहा हूं। समझ में आई बात। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अभी स्टार्टिंग में ही हम लोग इस प्रकार का एक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अगर दोनों तरफ से 18वां है, इसका मतलब इधर भी 17 होंगे और इधर भी 17 होंगे, तो टोटल कितने लोग हो गए, 17 17 34 और एक बीच में ये 35, यानी 35 लोग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है आपको ये बताना है, यानी कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, सभी आम सस्ते हैं, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं। आपको इसके निष्कर्ष में बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, मैं इधर इसका डायग्राम बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं। सभी आम जो हैं वो सुनहरे हैं, यानी सुनहरे को मैंने एस से लिख दिया और आम को ए से। कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, यानी कोई भी जो सुनहरे रंग की वस्तु है वो सस्ती
नहीं है, मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। चलिए, सस्ती नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि सभी आम सस्ते हैं। बिल्कुल गलत, सभी आम सस्ते कैसे हो सकते हैं? आम जो है सुनहरे के अंदर है, तो जब कोई चीज यही नहीं होगा, जब इन्होंने ही रोक दिया कि भैया तुम्हें घर के अंदर नहीं जाना, तो वो आम को कैसे टच करेगा? तो पहले वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। फिर इन्होंने कहा कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, तो बिल्कुल सही चीज है, जितने भी आम सुनहरे रंग के हैं वो सस्ते नहीं है। कहां पहुंच पा रहे हैं बताओ? ये लक्ष्मण रेखा खींची है, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब सुनहरे रंग सस्ता नहीं है, तो जो भी आम सुनहरे रंग के वो भी सस्ते नहीं है, यानी दूसरा वाला बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। चलिए, यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ गुणा, तो 30b 5a 22c 40d 10 इसका आंसर बताइए। सभी लोग कॉपी पेन लिए हो, सॉल्व करिए सभी लोग। पांच क्वेश्चन और बचे हैं, घबराओ नहीं, जल्दी से हम लोग कर ले रहे हैं इसको। यदि जिन लोगों ने छोड़ दिया, आगे का नहीं देखा, वो लोग अभी वीडियो खत्म होने के बाद आप पीछे जाकर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है, अब यहां पर देखो, बी की जगह पर हम क्या रखेंगे? बी का अर्थ होता है भाग, ए का अर्थ क्या है? माइनस, सी का अर्थ क्या है? प्लस, डी का अर्थ क्या है? गुणा। क्लियर है? सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले भाग करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे। तो 30 को अगर आप 5 से भाग करोगे क्या आएगा? 6 आएगा। उसके बाद ए की जगह पर क्या लिखा होता है? माइनस, सी की जगह पर क्या लिखा हुआ है हमारा? प्लस, और उसके बाद में हमारा आ जाएगा 40, और डी की जगह पर हमारा लिखा होगा गुणा 10। अब भाग के बाद हम लोग करते हैं गुणा, तो 40, ये 40 गुणे 10 हो जाएगा 400। 400 में आप 6 ऐड करोगे 406, और 406 में से आप 22 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 384। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 384। जिनका भी 384 सही है, बिल्कुल ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो थोड़ी सी स्पेस की जो है बेटा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो, सीमा और अंजलि की आयु जो है 7:3 है, यानी कि ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 3x। 6 साल बाद, यानी प्लस का 6 और प्लस का 6 कितनी हो जाती है? 5/3 हो जाती है। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा घर पे, मतलब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचती है। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 सते 21x प्लस 18, और इधर हो जाएगा 15x प्लस 30। ठीक है, तो 30 में से 18 जाएगा 12x हो जाएगा। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहां पर देखिए, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जो मैंने समीकरण बता दिया, आप उस समीकरण से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी 8 साल उनका आ जाएगा अंतर अगर आप निकालोगे। ठीक है, इसमें जगह ना होने की वजह से मैं थोड़ा सा माफ करिएगा प्लीज, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अगर आप कहो तो मैं इनको सॉल्व कर देता हूं। देखो यहाँ पर नीचे जगह मिल गई हमको। ठीक है, 7:3 है, यानी 7x/3x हो जाएगा। 6 साल बाद इनकी जो एज मतलब जो रेशियो हो जाती है, 6 साल के बाद जो इनकी रेशियो बताई गई है वो बता दी गई है। देख लीजिए यहाँ पर 5/3, यानी कि 5/3 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 3 सते 21x हो जाएगा, प्लस 3 छक 18 हो जाएगा। इधर आप सॉल्व करोगे तो 3 पचे 15x और प्लस 5 छक 30 हो जाएगा। ये 15x इधर आएगा तो 21 में से घट जाएगा 6x हो जाएगा। ये 18 इधर जाएगा तो 30 में से माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। 2 हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए था इनका अंतर। अब देखो, हमें x की वैल्यू 2 मिल चुकी है, तो 7 में से 3, अब 7:3 है, तो 7 और 3 का अगर आप करोगे, यानी ये 7x और ये 3x, तो 7x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा? 4x, और x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 साल आ जाएगी। क्लियर है? जगह मिल गया तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य तर्क संगत प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको इसमें बताना है कौन सा बिल्कुल इसका सही है। कथन दिया है मनुष्य तर्क संगत प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा?
चलिए, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो निष्कर्ष है आपका वो सही है और जो अभिकथन है वो आपका गलत है। यानी कि जो अभिकथन है वो गलत है और निष्कर्ष जो है वो आपका सही है, ये आपको देखना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक निर्देश दिए गए हैं और निर्देश में आपको 48 से 50 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। हालांकि इसमें आपको बना लेना है सारी चीजें। पी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है, टी आर की बेटी है, यूपी की पत्नी है। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, तो इसमें बहुत सारे जो बड़े क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप मैं कहते हो तो चलो इसको मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा। अब इसको मैं यही लगाऊंगा, आप लोग ना लगाइए। लिखा है पी आर का पिता है, तो पी जो है वो जो है बेटा आर का पिता है। अब इन्होंने कहा किंतु आर उसका बेटा नहीं, तो जाहिर सी बात है वो उसकी क्या हो जाएगी, बेटी। जो फीमेल है उसको मैं सर्किल से बना रहा हूं और जो मेल होते हैं उनको मैं वर्ग से बना रहा हूं, स्क्वायर से। टी आर की बेटी है, यानी जो टी है वो आर की बेटी है, यानी आर के भी नीचे हमें जाना है, यानी ये कि हमारा जो समीकरण बनेगा इस टाइप का, पी आर और आर की भी बेटी कौन है, टी है। ठीक है, क्लियर है, आर की भी बेटी क्या है, टी है। यू जो है वो पी की पत्नी है, तो पत्नी को मैंने जोड़ दिया है प्लस से। क्यू आर का भाई है, यानी जो क्यू है बेटा वो आर का भाई है, यानी मेल है, तो मैंने स्क्वायर से लिख दिया है। एस क्यू का बेटा है, यानी जो एस है वो क्यू का बेटा है, मैंने यहां पर लिख दिया कि जो एस है वो क्यू का बेटा है। वी क्यू की पत्नी नहीं है, यानी जो वी है वो क्यू की पत्नी नहीं है। डब्लू वी का पिता है, यानी डब्लू जो है वो वी का पिता है, यानी कि डब्लू और वी ये दोनों लोग गायब हो गए हैं। कहाँ गए, वी क्यू की पत्नी है, सॉरी वी जो है वो क्यू की पत्नी है, तो पत्नी है तो भैया इनको ऐड कर दिया। और वी जो है वो डब्लू जो है वी का पिता है, यानी वी का पिता कौन है, डब्लू है। यहां पर मैंने इतना जोड़ दिया है। अब आप देखिए यश की दादी कौन है, तो यहां पर देख रहे हो क्यू का बेटा कौन था, यश, तो यश की दादी कौन है। अब आप ध्यान से देखिए एस की दादी कौन है, तो भैया एस की दादी कौन हो जाएगा बताइए आप, क्योंकि क्यू का बेटा यश है तो एस की दादी कौन हो जाएगी, यू हो जाएगी। देखो भैया यश के पिताजी कौन है, क्यू, और क्यू किसका भाई है, आर, यानी कि क्यू और आर दोनों किसके बेटे थे, यू के ही तो बेटे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यू। यहां पर पहले का राइट आंसर यू। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा यू का बेटा कौन है, तो भैया यू का बेटा कौन है, यू का बेटा यहां पर मैंने अभी बता दिया है क्यू है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। अब जरा हम देख लेते हैं तीसरा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्यू का ससुर कौन है, तो ये आप उसी वाले से देख लीजिएगा, अभी जो हमने कहा है आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, मैंने समीकरण बता दिया और आप देख लीजिएगा क्यू का ससुर कौन है। तो अगर आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन लगा, हालांकि इसका मैं आंसर बता देता हूं 50 वाले का। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी डब्लू जो है वो क्यू का ससुर है। मैंने उधर पूरा समीकरण बना दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। तो हालांकि ये 50 क्वेश्चन है और बहुत लंबी क्लास चली है, ज्यादा लंबी चली नहीं है, लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके तब जाइए, तो क्योंकि डेली हम लोग को यहाँ पर धुआंधार क्लास करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।